नमस्ते छात्रों, मैं टीचर डेज़ी बरेटो फिर से एक बार आपके सामने हिंदी लोक भारती का तीसरा पाठ वाह रे हमदर्द के साथ हाजिर हूँ, जिसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल। देखो छात्रों, अस्पताल में इलाज के लिए जिसे भर्ती किया जाता है उसे हम मरीज कहते हैं और मरीज को देखने जाने की परंपरा प्राचीन काल से हमारे समाज में चली आ रही है। मतलब हम जब जाते हैं तब मरीज ठीक नहीं होता, लेकिन हम जाकर जब उसे मिलते हैं तब मरीज को खुशी होती है। कुछ समय के लिए अपना दुख दर्द वे भूल जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि मिलने के लिए आने वाले लोग जो है मरीज के लिए परेशानी खड़े कर देते हैं, उनका दर्द बढ़ाते हैं। यह जो पाठ है वाह रे हमदर्द एक हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है, जिसमें लेखक घनश्याम अग्रवाल जी ने दुर्घटना के माध्यम से एक ऐसी ही स्थिति का चित्रण किया है। आइए देखते हैं हमारा तीसरा पाठ वाह रे हमदर्द। हमदर्द का अर्थ है हमारा दुख दर्द समझने वाला। हम जब दुखी होते हैं तो हमें सांत्वना देने वाला, सहानुभूति दर्शाने वाला। तो इस प्रकार जो सहानुभूति दर्शाते हैं वो कभी कभी कैसी परेशानी खड़ी करते हैं, यह इस पाठ द्वारा हम देखने जा रहे हैं। तो चलो हमारी पाठ्य पुस्तक में से तीसरा पाठ वाह रे हमदर्द। लेखक घनश्याम अग्रवाल जी का परिचय। जन्म 1942, अकोला, महाराष्ट्र। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। प्रमुख कृतियाँ हंसी घर के आईने हास्य व्यंग, आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह, अपने अपने सपने लघु कथा संग्रह आदि। लेखक घनश्याम अग्रवाल जी प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। तो आइए अब हम पाठ पढ़ते हैं। एक एक परिच्छेद पढ़कर मैं उसका स्पष्टीकरण दूंगी। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। लेखक यहाँ पर कहते हैं
पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर साइकिल से वे वापस आ रहे थे। यहाँ पर पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसका मतलब है अमीरी और गरीबी, विरोधाभास दिखाया गया है। पूंजीवाद को मानने वाले मतलब अमीर लोग, और अमीरी का प्रतीक यहाँ पर बताया है कार। वैसे ही समाजवाद को मानने वाले गरीब लोग। लेखक अपने आप को समाजवादी मानते हैं, इसलिए वे साइकिल से आ रहे थे क्योंकि वे गरीब थे। भाषण का प्रभाव उनके मन में था ही। लेखक कहते हैं, मुझ में ज़्यादा जोश था या इस कार वाला जो सामने से आ रहा था वो अधिक गुस्से में था, ये मैं बता नहीं सकता। लेकिन साइकिल और कार एक दूसरे से टकरा गए, जा भिड़े। भिड़ना मतलब टकराना। तो वे एक दूसरे से भिड़ गए। वहाँ जब दुर्घटना हो गई, लेखक कहते हैं कि इन दोनों में झगड़े में टांग अड़ाई। टांग अड़ाना मतलब बाधा डालना। इसका नतीजा यह हुआ कि लेखक की टांग टूट गई। जैसे दुर्घटना होने पर आसपास के कुछ लोग हमारी तरफ दौड़ते हैं, वैसे ही वे लेखक की तरफ दौड़े उनको मदद करने के लिए। और इसलिए लेखक कहते हैं कि आज भी समाज में इंसानियत कायम है। यह लोगों ने सिद्ध कर दिया। वे हमारे पास आए लेखक को देखने के लिए। इंसानियत मतलब मानवता। अगला परिच्छेद। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था। सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। दुर्घटना के बाद लेखक अपने होश खो बैठे थे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने आप को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। उनके इर्द गिर्द मतलब उनके चारों ओर कुछ परिचित अपरिचित व्यक्ति मतलब जिन्हें वे पहचानते थे और जिन्हें पहचानते भी नहीं थे, ऐसे लोग उन्हें दिखाई दिए। उन्हें उत्सुकता हो गई, ये कौन लोग हैं, यहाँ क्यों आए हैं? और उन्होंने कराहते हुए, कराहना मतलब पीड़ा महसूस करना, दर्द से चीखना,
कराते हुए उन्होंने कहा, मैं कहाँ हूँ? एक आदमी लेखक के पास उस वक्त खड़ा था, जैसे कि वह राह देख रहा था कि कब उन्हें होश आए और कब मैं उन्हें सारी घटी हुई घटना का वर्णन करूं। उसने कहा, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हो। प्राइवेट मतलब जहां एक ही मरीज को रखा जाता है। सार्वजनिक जिसे हम कहते हैं वहां एक से ज़्यादा 2 या 4 या 10 भी आदमी या मरीज होते हैं। आपका एक्सीडेंट हुआ था और सिर्फ पैर का ही फ्रैक्चर हुआ है और कुछ नहीं। अब डरने की बात नहीं है, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। तब लेखक अपनी दोनों टांगों की ओर देखने लगे। एक टांग सही सलामत मतलब बिल्कुल ठीक स्थिति में थी और दूसरी टांग जो फ्रैक्चर हुई थी वह एक स्टैंड पर रेत की थैली लटक रही थी, उस पर लटकाई हुई थी। उस वक्त लेखक के दिमाग में नए मुहावरे ने जन्म लिया, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही वे कांप गए। कांप उठना मतलब भयभीत होना, क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल में ऐसे कहा जाता है कि मरीजों की अच्छी खासी देखभाल नहीं होती। एक तो अस्पताल शब्द ही भयावह है। अस्पताल का नाम सुनते ही हम सब डर जाते हैं। हर एक व्यक्ति, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक, सब डर जाते हैं। और सार्वजनिक अस्पताल और भी भयानक, आत्मा और परमात्मा का मिलन। मतलब लेखक को यहाँ लगता है कि अब मैं यहाँ से शायद ऊपर जाऊंगा, मतलब मर जाऊंगा, घर नहीं जा पाऊंगा। इसलिए उन्हें लगता है टांग का टूटना यह एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना यह दुर्घटना है। अगला परिच्छेद। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। यहाँ पर लेखक कहते हैं, टांग टूट गई उसकी चिंता तो दूर, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने के लिए मुझसे मिलने आएंगे। हमदर्दी का अर्थ है सहानुभूति। ये मिलने के लिए आने वाले लोग कभी कभी इतनी ज़्यादा संख्या में आते हैं और मरीज को परेशान करते हैं, जिससे मरीज का आराम हराम हो जाता है। आराम हराम होना मतलब बहुत परेशान होना। बच्चों, मरीज को अस्पताल में 3 चीज़ें सबसे आवश्यक होती है। 1 दवा, 2 दुआ मतलब आशीर्वाद और 3 आराम। लेकिन मिलने आने वाले मरीज को परेशान करते हैं। जनरल वार्ड मतलब सार्वजनिक वार्ड। देखो, अस्पताल में 2 तरह के कक्ष होते हैं, एक सार्वजनिक कक्ष और दूसरा प्राइवेट कक्ष। सार्वजनिक कक्ष में मिलने के लिए आने वाले लोगों पर बंधन होता है।
समय की पाबंदी होती है। सार्वजनिक कक्ष में मरीज एक से ज्यादा होते हैं, 2, 4, 6, 10 भी हो सकते हैं। और प्राइवेट वार्ड, वहां पर कोई भी कभी भी आ सकता है। अपने फुर्सत के समय आकर चाहे जितना समय गपशप लड़ाते बैठ सकते हैं। वहां सिर्फ एक ही मरीज होता है। जैसे मिलने वालों के लिए यह एक खुला निमंत्रण होता है। मिलने वाले अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कोई आते हैं, अरे जब मैं बीमार था तो वो मुझे देखने आया था, अब मुझे जाना जरूरी है। दूसरा प्रकार है, अरे कुछ दिन पहले उसने मुझसे झगड़ा किया था, अब जाकर उसका मैं बदला ले लेता हूँ, परेशान करता हूँ उसे। मतलब जाते समय मैं उसे दिखाता हूँ कि मैं हमदर्दी जताने आया हूँ, लेकिन बदला लेकर ही लौटूंगा। लेखक के मन में ये सारे ख्याल आते ही उन्हें लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। मतलब मैं तो एकदम अपाहिज हो गया हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे कुछ भी कहे मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, चुपचाप सहता रहूंगा। अगला परिच्छेद। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? अभी आगे लेखक ने इस परिच्छेद में उनसे मिलने आने वाले लोगों के अलग अलग किस्से बताए हैं। पहले वे लोग आए जिनके शरीर का कोई भी हिस्सा टूटने पर लेखक उनसे मिलने गए थे, जैसे कि वे इंतजार ही कर रहे थे कि कब लेखक की टांग टूट जाए और वे अपना एहसान मतलब कृतज्ञता व्यक्त करने लेखक से मिलने जाए। इनकी सहानुभूति में एक बात छिपी है। मतलब सहानुभूति जताते समय वे ताना भी मार देते हैं, देखो वक्त सब पर आता है। दूसरा किस्सा, लेखक कहते हैं, दर्द के मारे मरीज ठीक से सो नहीं पाता। बच्चों, तुम्हें भी मालूम होगा कि ज्यादातर रात के समय दर्द बढ़ता जाता है और मरीज को रात भर नींद नहीं आती। इसलिए कभी कभी दिन के समय थोड़ी बहुत नींद लग भी जाती है तो कोई न कोई मिलने आते हैं। ऐसा भी नहीं कि आए और देखा उनकी आंख लगी है तो चुपचाप चले जाएंगे। अगर वे चले गए तो मरीज को कैसे पता चलेगा कौन आकर गया? इसलिए वे लोग मरीज को नींद से जगा देते हैं और वे लोग
औपचारिकता निभाने के लिए आने वाले लोग हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। मरीज ने मुझे देखा, ये उनके लिए जरूरी होता है। ऐसा ही किस्सा यहाँ पर बताया है। एक दिन लेखक ने तय करना मतलब निश्चय करना कि आज कोई भी आए मैं आंखें नहीं खोलूंगा। गहरी नींद में नहीं भी होगा तो भी चुपचाप पड़ा रहूंगा। मिलने वाला चुपचाप चला जाएगा। उस दिन लेखक के ऑफिस के बड़े बाबू, उनका बॉस आ गया। उन्होंने देखा लेखक सोए हैं। अभी मरीज सोया है तो चुपचाप वहां से निकलना चाहिए। लेकिन वे सोचने लगे, मैं अगर ऐसा ही चला जाऊं तो उसे पता कैसे चलेगा मैं उसे देखने आया था। इसलिए उस बाबू ने सोए हुए लेखक को धीरे से हिलाया। बच्चों, तुम्हें मालूम ही होगा, सोने वाले को जगाना आसान होता है, लेकिन सोने का नाटक करने वाले को जगाना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर लेखक सोए नहीं थे, सोने का नाटक किया था। इसलिए लेखक वैसे ही आंख बंद करके पड़े रहे। लेखक आंखें नहीं खोलते। अब तो उसे जाना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, लेखक की टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। अब तो लेखक चुप नहीं रह सके और जोर से चीखते हुए उन्होंने आंखें खोली। लेखक के आंखें खोलने से बाबू मुस्कुराने लगे और उन्हें पूछने लगे, कैसा है अब तुम्हारा दर्द? मतलब ये दूसरे प्रकार के लोग हैं, पीड़ा देते हैं और पूछते हैं तुम्हारा दर्द कैसा है। अभी अगला परिच्छेद। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुई बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। उसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। मरीज से मिलने जाने वाले अगर दूर से आते हैं तो वे थोड़ा सा सोचते हैं कि किस वक्त जाना उचित है और किस वक्त जाना उचित नहीं है। लेकिन मोहल्ले वाले, वे तो अपने नज़दीकी रिश्तेदार जैसे होते हैं। कभी भी आएंगे और बाल बच्चों को भी साथ लेकर आएंगे। सोनाबाई लेखक के मोहल्ले में रहती थी। उनके 4 बच्चे थे। चारों को लेकर लेखक से मिलने आई थी। लेखक तो उनके बच्चों को जानते ही होंगे कि वे कितने शरारती हैं, नटखट हैं। इसलिए लेखक ने अपने माथे पर हाथ लगाया। अरे बाप रे, आज फिर कोई दुर्घटना जरूर होने वाली है। सोनाबाई ने आते ही चारों बच्चों से कहा, ये देखो तुम्हारे चाचा जी।
तब लेखक को लगा जैसे सोनाबाई अपने बच्चों को लेकर चिड़ियाघर में ही आई है और उनसे कहती है, ये देखो बंदर। बच्चे भी लेखक को पहचानते थे, इसलिए वे इधर उधर घूमने लगे। जान पहचान नहीं होती तो वे चुपचाप बैठते, लेकिन लेखक को वे पहचानते थे, इसलिए पूरे वार्ड का निरीक्षण किया और खेलने के लिए शुरुआत की। एक बच्चा कुर्सी पर तो दूसरा मेज पर चढ़ा। छोटी लड़की ने दवाई की शीशी मतलब छोटी बोतल देखी, उसे लेकर यहाँ वहाँ घूमने लगी, जिसे लेखक कहते हैं कथकली करने लगी। बच्चों, कथकली तुम्हें मालूम ही होगा, एक नृत्य प्रकार है। थोड़ी देर में लेखक को रप रप की आवाजें आने लगी। उन आवाजों ने उनका ध्यान बटाया। ध्यान बटाना मतलब ध्यान आकर्षित करना। लेखक ने यहाँ वहाँ देखा कहाँ से आवाज आ रही है, और देखते क्या है कि सोनाबाई का तीसरा लड़का लेखक की टांग जहाँ लटकाई थी उस रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा था। लेखक ने उन्हें मना करना चाहा, तब तक लड़की जो कथकली कर रही थी उसने दवा की शीशी जोर से जमीन पर पटक दी। पटक देना मतलब जमीन पर फेंकना। सोनाबाई ने उसे एक क्षण के लिए घूरना मतलब गुस्से से देखना, लेकिन दूसरे ही क्षण हंसकर लेखक से कहा, भैया पेड़े खिलाओ, दवाई का गिरना शुभ होता है। दवाई गई मतलब बीमारी चली गई। अगर ऐसी बीमारी चली जाती तो हम सब यही करते ना। 2 घंटे बाद वह चली गई। मरीज की क्या हालत हुई होगी उन 2 घंटों में, बच्चों तुम इनकी कल्पना कर सकते हो। लेकिन जाते समय भी उसने कहा, अब जाती हूँ, मैं फिर आऊंगी। तब लेखक कहते हैं, उसके इस वाक्य से वे भीतर तक कांप गए। कांप जाना मतलब डर जाना। अगला परिच्छेद। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे। अच्छा भाई, माफ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। मिलने आने वाले लोगों का एक और हटके प्रकार यहाँ बताया है, जो सिर्फ औपचारिकता मतलब दिखावापन निभाने के लिए दूसरे गांव से आते हैं। अस्पताल के सामने एक टैक्सी आकर रुक जाती है।
उसमें से एक आदमी लेखक के कमरे में आ जाता है। वह लेखक का मुंह भी नहीं देखता, सीधे लेखक के छाती पर सिर रखकर औंधा मतलब उल्टा पड़कर जोर जोर से रोने लगता है। थोड़ी देर ऐसे ही रोता रहा। लेखक के भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है, क्या हुआ है उसे। थोड़ी देर बाद वह आदमी खड़ा हो जाता है, लेखक को देखने लगता है और समझ जाता है कि उसे दूसरे मरीज के पास जाना था। जिनके पास उसे जाना है वो ये मरीज तो है नहीं। लेखक से माफी मांगकर वह चला भी जाता है। पड़ोस के कमरे में फिर वही आदमी और वही आवाजें। लेखक कहते हैं कि उस आदमी पर मुझे गुस्सा आया, लेकिन उससे अधिक गुस्सा मेरी पत्नी पर आ गया, क्योंकि मेरा मित्र समझकर उसने उस आदमी के टैक्सी का किराया दिया था। बेवजह मेरे पैसे भी गए। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनसे मिलकर हम दुखी भी हो सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं। अभी अंतिम परिच्छेद। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कहे झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। अभी अंतिम परिच्छेद में सहानुभूति दर्शाने वाले एक और अलग किस्म के लोगों का जिक्र किया है। कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हमें उनकी सूरत से भी नफरत मतलब घृणा होती है। वो है लेखक के शहर में रहने वाले एक कवि जिनका नाम है श्री लपकानंद। उनकी कविता बेतुकी का अर्थ है बिना तुक की, मतलब जिसे हम कहेंगे निरर्थक। और जो भी उस कवि के सामने आए उसे अपनी कविता सुनाए बिना वो नहीं छोड़ता था। वो कवि लेखक को मिलने के लिए आया। कहने लगा, बहुत दिनों से तुम्हें मिलने आने वाला था, लेकिन मैं बहुत व्यस्त था, इसके लिए मैं नहीं आ पाया। उसने कुछ ऐसी ही बेतुकी कविता लेखक पर बनाई थी। सुनाने लगे और लेखक को देखने लगे जैसे वे आंखों से ही लेखक से कह रहे थे, पूछ रहे थे, मेरी कविता तुम्हें कैसी लगी।
लेखक उनसे हर वक्त भाग जाते थे, इसलिए ऊपर से वह यह भी पूछता था, अब कहाँ जाओगे भागकर? लेखक तो इनसे परेशान तो हुए ही थे। उसको जल्दी जल्दी चाय पिलाकर लेखक ने उनसे वादा किया कि तबीयत ठीक होने पर तुमसे कविताएं सुनूंगा, और उसे भगा दिया, विदा किया। विदा करना मतलब रवाना करना। इन सब लोगों के कारण लेखक इतने परेशान हो गए थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना भी की कि हे भगवान, तुम मेरी दूसरी टांग भी तोड़ दो, लेकिन ऐसी जगह पर दुर्घटना होनी चाहिए जहाँ कोई भी मेरा पहचान वाला नहीं होगा, जो मुझे देखने अस्पताल में नहीं आ पाएगा। देखो बच्चों, इस पाठ द्वारा हमें कुछ बातें ध्यान में रखने योग्य है कि जब हम अस्पताल में मरीज को देखने जाते हैं, तब हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। उसमें से एक है कि हमारी वजह से मरीज को कष्ट या परेशानी न हो। दूसरा ये भी है, मरीज को मिलने जाते समय छोटे बच्चों को लेकर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद मरीज का जो अत्यंत आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत होती है, दवा, दुआ और आराम, इनमें हमारी वजह से बाधा नहीं आनी चाहिए। और भी है, मरीज के पास ज़्यादा देर तक बैठना, जोर जोर से बोलना उचित नहीं है। तो इस प्रकार तुम भी इसमें और 2-4 मुद्दे जोड़ सकते हो, है ना? देखो बच्चों, पाठ के नीचे मैंने कुछ शब्दार्थ दिए हैं, उन्हें अच्छी तरह से देखना। स्वाध्याय भी दिए हैं। आशा करती हूँ तुम इसके उत्तर आसानी से लिख पाओगे। धन्यवाद।